हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में जो कि हिंद आरियाई ज़बान का इर्तिक़ा के मुतालिक वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने क़दीम हिंद आरियाई ज़बान का इर्तिक़ा के बारे में देख लिया था। दोस्तों, झारखंड पीजीटी वैकेंसी 2025 की ये दूसरी वीडियो जो कि ऐन निसाब के मुताबिक है। पहली वीडियो में हम लोगों ने क़दीम हिंद आरियाई ज़बान के इर्तिक़ा के मुतालिक बात की थी। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए जिसको माहिरीन लसानियात ने हिंद आरियाई ज़बान को जो 3 हिस्सों में 3 दौर में मुनक़सिम किया है, उसी के आज दूसरे दौर के ऊपर जिसको हम क्या है वसती हिंद आरियाई के नाम से जानते हैं, उस पे बात किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए कि वसती हिंद आरियाई में कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं कि जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, तो उसी पे बात होगी। तो दोस्तों, वसती हिंद आरियाई की अगर बात किया जाए तो वसती हिंद आरियाई क्या है कि 500 क़ब्ल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक का ज़माना माना जाता है। यानी क्या है, वैसे तो क़दीम हिंद आरियाई क्या है 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर 500 क़ब्ल मसीह तक माना जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि वसती हिंद आरियाई का ज़माना क्या है 500 क़ब्ल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक का ज़माना माना जाता है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 1000 बाद तक का ज़माना कौन सा ज़माना माना जाता है? वसती हिंद आरियाई ज़माना माना जाता है। ठीक, जिसे माहिरीन लसानियात ने इसके इर्तिक़ाई खुसूसियात के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम किया है। ठीक, अब इसको भी क्या है वसती हिंद आरियाई को भी 3 हिस्सों में मुनक़सिम किया है, 3 अदवार में मुनक़सिम किया गया है। जिसका पहला दौर है 500 क़ब्ल मसीह से मसीही सन शुरू होने से पहले तक का दौर है। दोस्तों, वसती हिंद आरियाई का पहला दौर का कब से कब तक है? 500 क़ब्ल मसीह से लेकर मसीही सन शुरू होने से पहले तक का है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ज़माने तक का है पहला दौर। कब से है? उनके पैदाइश से 500 साल पहले से लेकर। ठीक, इस दौर में पाली आवाम की मकबूल ज़बान रही है। क्या है कि वसती हिंद आरियाई के पहले दौर में यानी 500 क़ब्ल मसीह से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक क्या है कि उस दौर में जो पाली थी वो क्या है कि वह आवाम की मकबूल ज़बान रही है, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती है। पाली ही ज़बान में क्या है जैन मत यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो तालीमात मिलती है वह किस ज़बान में मिलती है? पाली ज़बान में मिलती है, जो कि क्या है आवाम की मकबूल ज़बान भी थी। जो दूसरा दौर है यानी क्या है कि वसती हिंद आरियाई का जो दूसरा दौर है वह क्या है कि वह मसीही सन के इब्तदा से लेकर 500 ईस्वी तक का है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 500 ईस्वी तक का क्या है कि ये दूसरा दौर माना जाता है। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी ज़माने में यानी वसती हिंद आरियाई के दूसरे ज़माने में प्राकृत का इर्तिक़ा होना शुरू हो गया था। ठीक, ये अहद दरअसल प्राकृतों के आगाज़ व इर्तिक़ा का अहद माना जाता है। कौन? दूसरा दौर, वसती हिंद आरियाई का दूसरा दौर जो है ये क्या है कि प्राकृतों के आगाज़ व इर्तिक़ा का अहद माने जाता है। प्राकृत के माने फितरी ज़बान के हैं। अब ये भी क्या है इम्तिहान में पूछा जाता है कि प्राकृत के माने क्या है? फितरी ज़बान के हैं। किस में है? फितरी ज़बान के हैं। यहाँ प्राकृतों से मुराद वो फितरी ज़बानें हैं जो संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों और कवायद नवेसों की जकड़बंदियों के सबब संस्कृत के पहलू ब पहलू वजूद में आई थी। अब देखिए, प्राकृत का वजूद जो आया वह संस्कृत के साथ ही हुआ है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि प्राकृत का वजूद क्यों अमल में आया, कैसे अमल में आया, तो उसके पीछे जो वजह पाई जाती है, जो माहिरीन लसानियात ने जो कलमबंद किया है, ये किया है कि प्राकृत उस वक्त वजूद में आई जब संस्कृत पर कवायदों की पाबंदी की जानी शुरू की गई। अब क्या है कि वह लाजमी करार दिया गया कवायद को, किसके लिए? संस्कृत के लिए। तो वो क्या है कि उसकी बोली बहुत ही
कठिन और मुश्किल होना शुरू हुई, तो उसी के साथ साथ एक बोली ने, एक ज़बान ने जन्म लेना शुरू हुआ, जिसको क्या कहा गया? प्राकृत ज़बान कहा गया, प्राकृत ज़बान कहा गया या प्राकृत बोली कही गई। ठीक, जब संस्कृत के और ये क्या है? संस्कृत के पहलू ब पहलू वजूद में आई। क्या? संस्कृत के साथ ही क्या है? ये वजूद में आई प्राकृत, जिसमें फितरी सलासत और रवानी थी। यानी जब प्राकृत वजूद में आई तो इसमें क्या है कि फितरी सलासत भी थी और रवानी भी थी, और आवाम की रोज़मर्रा ज़रूरतों को पूरा करने वाली भी थी। संस्कृत पे तो कवायद वगैरह लागू कर दिए गए, उनकी पाबंदी की जानी शुरू कर दी गई थी। तो उसी के साथ साथ जो ज़बान वजूद में आई वो क्या है? प्राकृत ज़बान थी। और ये प्राकृत ज़बान कौन सी थी? ये फितरी सलासत और रवानी थी, जिसमें प्राकृत ज़बान में, और साथ साथ आवाम की जो रोज़मर्रा ज़रूरतें थीं उसको पूरा करने वाली भी कौन थी? प्राकृत ज़बान थी। आवाम का मुहावरा या आवाम की बोली ठोली को प्राकृत कहा गया था। जो आवाम अपने आम बोल चाल में जो मुहावरा इस्तेमाल करते थे उसी को भी क्या कहा गया? प्राकृत कहा गया। और साथ साथ जो वो बोला करते थे, जिसमें वो लोग कवायद वगैरह की कोई पाबंदी नहीं करते थे, तो उसी को क्या कहा गया? प्राकृत ज़बान कहा गया, जो टेक्सटाइली संस्कृत से मुख्तलिफ थी। अब देखिए, टेक्सटाइली संस्कृत जिसमें हम क्या है कि कवायद वगैरह की पाबंदी करते हैं, तो ये उससे मुख्तलिफ थी। आवाम की बोली का अदबी रूप जो माना जाता वो क्या है? पाली माना जाता था। क्या है? आवाम की बोली का अदबी रूप क्या है? पाली है। यानी क्या है कि जिसमें अदब व तसानीफ लिखे जाते थे, तो वो क्या है कि वो कौन सी ज़बान थी? पाली ज़बान थी। और यही पाली क्या है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ख़ास कर क्या है कि बौद्ध धर्म ने जितने भी अपने गौतम बुद्ध जी ने जितने भी अपने उपदेश दिए थे, आदेश दिए थे, और जो अपने तालीमात की तबलीग जो की थी वो किस ज़बान में की थी? पाली ज़बान में की थी। प्राकृत के सबसे कदीम नमूने बुद्ध और जैनियों की मजहबी किताबों और या फिर अशोक की लाटों पर कुनिंदा किए हुए मिलते हैं। दोस्तों, क्या है कि प्राकृत का सबसे कदीम कहाँ पे मिलता है? प्राकृत का सबसे कदीम नमूना कहाँ पे मिलता है? वो क्या है? बुद्ध और जैनियों की मजहबी किताबों या तो फिर अशोक की लाटों पे जो कुनिंदा फ़िक्रे थे, जुमले थे, उससे क्या है कि प्राकृत का सबसे कदीम नमूना मिलता है। इसी को हम पहली प्राकृत भी मानते हैं। किसको? वही जो जैनियों की बौद्ध और जैनियों की जो मजहबी किताबें हैं या फिर अशोक की लाटों पे जो कुनिंदा फ़िक्रे हैं, उन्हीं को हम पहली प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। और प्राकृत की इसी अदबी शक्लों को पाली के नाम से याद किया जाता है। अब जब प्राकृत में अदब की नशोनुमा होना शुरू की हुई तो क्या है कि उसी अदबी शक्ल को पाली के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक, लेकिन प्राकृत का नाम पाली उस वक्त पड़ा जब प्राकृत ने अदबी ज़बान की हैसियत इख्तियार कर ली थी। बात वही है कि क्या है कि प्राकृत का नाम पाली उस वक्त पड़ा, यानी पहले प्राकृत था ही, बाद में उसको पाली नाम दिया गया। लेकिन पाली कब नाम दिया गया? जब प्राकृत ज़बान में भी क्या है अदब की नशोनुमा होना शुरू हुई और वह क्या है अदबी ज़बान की हैसियत इख्तियार करना शुरू की प्राकृत ने, तो उस समय क्या है कि उसको पाली नाम दे दिया गया। इसी पहली प्राकृत पर शोरशीनी प्राकृत का पूरा असर पड़ चुका था। इसी पहली प्राकृत पर क्या है? प्राकृत पर शोरशीनी प्राकृत का पूरा असर पड़ चुका था। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मसूद हुसैन खान का एक कोटेशन है कि जो वो कहते हैं कि शुरू से ही अवाम की ज़बान ऐसी थी जिसमें आर्याओं की इब्तदाई ज़बान और देसी बोलियों दोनों का मेल था। ठीक, बाज़ लोगों ने इसी को पहली प्राकृत कहा है और वैदिक संस्कृत और अदबी संस्कृत दोनों की माँ माना है। ठीक, अब क्या है कि इसी पहली प्राकृत भी कहा गया है और इसको क्या है वैदिक संस्कृत और अदबी संस्कृत दोनों की माँ भी माना गया। ठीक, हम इसे इब्तदाई ज़बान के नाम से भी याद करते हैं। ठीक, इसी को भी क्या है इब्तदाई ज़बान के नाम से भी याद किया जाता है। मसूद हुसैन खान के मुताबिक क्या है कि पहली प्राकृत सिर्फ उसी ज़बान को कहेंगे, पहली प्राकृत सिर्फ उसी ज़बान को कहेंगे जिसका अदबी रूप पाली है। जिसका अदबी रूप क्या है? पाली है, उसी को सिर्फ पहली प्राकृत कहा जाएगा। किसके मुताबिक? मसूद हुसैन खान के मुताबिक।
पाली को कदीम मागधी भी कहा गया है। पाली को क्या है, कदीम मागधी भी कहा गया है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि लफ्ज़ पाली संस्कृत के पनकती से निकला है। क्या है, पाली कहाँ से निकला है, यह संस्कृत के पनकती से निकला है। इससे उर्दू का पांति, पति और पटी निकला है। ठीक, पटी है। ठीक, पंडित हरि अवध के तहकीक के मुताबिक, अब यहाँ पे क्या है, पंडित हरि अवध की तहकीक बताई जा रही है कि उनके मुताबिक क्या है कि पाली जो थी वह बौद्ध धर्म शास्त्री की सत्र को कहते हैं। क्या है, जो बौद्ध धर्म के जो शास्त्र थे उसकी सत्रों को क्या कहा गया है, पाली का नाम दिया गया है। पहली प्राकृत को इब्तदाई प्राकृत भी कहते हैं। पहली प्राकृत को क्या है, दूसरे नाम से यानी क्या है, इब्तदाई प्राकृत भी कहा गया है। पहली प्राकृत में पाली और अशोक के कुतुब की ज़बानों, अशोक की कुतुब की ज़बानों का शुमार होता है। यानी पहली प्राकृत में पाली और जो अशोक जिन ज़बान का इस्तेमाल करते थे अपनी किताबों में, अपने तसनीफ़ात में, जो अपने शास्त्रों में जो जिस किताबों की जो किताब का ज़बान इस्तेमाल करते थे उसी को क्या है, पहली प्राकृत का नाम दिया गया। ये दोनों प्राकृत की अव्वलीन शक्लें थी, चाहे वह पाली हो या चाहे वह अशोक की किताबों की ज़बान हो या उसकी तसनीफ़ की ज़बान हो। इन्हीं को क्या है कि पहली क्या है, इन्हीं दोनों को प्राकृत की अव्वलीन शक्ल माना गया है। ठीक, आगे कहा जा रहा है कि पाली बौद्ध मज़हब की ज़बान है। पाली किसकी ज़बान है, बौद्ध मज़हब की, बुद्ध मज़हब की ज़बान है। कहा जाता है कि बुद्ध मज़हब के पेशवा महात्मा गौतम बुद्ध पाली बोलते थे और उन्होंने इसी ज़बान में अपने मज़हब की तबलीग भी की थी। क्या है कि गौतम बुद्ध जी ने कि जो क्या है कि मज़हब की तबलीग की थी, जो तालीमात की तबलीग की थी वह किस ज़बान में की थी, पाली ज़बान में की थी। इसी वजह से क्या है कि पाली बौद्ध मज़हब की ज़बान मानी जाती है। ठीक, पाली बुनियादी तौर पर मगध की ज़बान थी। पाली कहाँ की ज़बान थी, ये मगध की ज़बान थी, जहाँ बाद के दौर में मागधी प्राकृत का इर्तिक़ा अमल में आया है। पहले क्या है कि पाली कहाँ की, बुनियादी तौर पर मगध की ज़बान थी और उसके बाद के दौर में क्या है, मागधी प्राकृत का इर्तिक़ा अमल में आया है। फिर बताया जा रहा है कि बुद्ध मज़हब की तमाम तर मुस्तनद तसानीफ़ बशमूल धम्पत यानी जितने भी बौद्ध मज़हब के तसानीफ़ है और उनके जो अभिधम्ब वगैरह हैं, जो धम्पत वगैरह हैं, ये सब के सब पाली ज़बान में ही पाई जाती हैं। सब के सब पाली ज़बान में पाई जाती हैं। वसती हिंद आर्याई का दूसरा दौर अदबी प्राकृतों, जिसको क्या है, दूसरी प्राकृतों का दौर कहलाता है। अदबी प्राकृतों का दौर कहलाता है। यानी क्या है, वसती हिंद आर्याई का दूसरा दौर अदबी प्राकृतों का दौर कहा जाता है। यही दूसरा दौर क्या है कि अदबी प्राकृतों का दौर कहा जाता है। ठीक, हिंद आर्याई लसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों यानी दूसरी प्राकृत की हस्ब ज़ेल 5 किस्में बयान की है। यानी अब यहाँ पे क्या है कि जो अदबी प्राकृत है, क्या है कि माहिरीन लसानियात ने इसकी 5 किस्में बताई है। अब वो 5 किस्में कौन कौन सी है यहाँ पे बताया जा रहा है। पहली किस्म क्या है कि महाराष्ट्री, दूसरी क्या है शोरशीनी, तीसरी क्या है मगधी, चौथी क्या है अर्ध मगधी और पाँचवीं क्या है पेशाची। ये क्या है कि अदबी प्राकृतों जिसको हम दूसरी प्राकृत के नाम से भी जानते हैं, इसकी 5 किस्में हैं। पहली क्या है, महाराष्ट्री है, शोरशीनी है, मगधी है, अर्धमगधी है और पेशाची है। पहला जो बात की जाए महाराष्ट्री प्राकृत की, यह जुनूब की प्राकृत थी। यानी क्या है, महाराष्ट्री कहाँ की थी, ये जुनूब की प्राकृत थी। मराठी इसी से निकली है। किससे, मराठी इसी से निकली है। यानी महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी निकली है, जो कि जुनूब की प्राकृत थी। संस्कृत के ड्रामों के गीत इसी में लिखे जाते थे। संस्कृत में जो ड्रामे तसनीफ़ किए जाते थे, जो ड्रामे लिखे जाते थे, जो ड्रामों के गीत जो लिखे जाते थे, इसी महाराष्ट्री प्राकृत में लिखे जाते थे।
प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री के कवायद मुरतब हुए हैं। अब देखिए प्राकृत में भी क्या है, धीरे धीरे अब कवायद लिखे जाने शुरू हो गए, ठीक। लेकिन जो प्राकृतों में सबसे पहले क्या है, क्या किसके कवायद लिखे गए या किसके कवायद मुरतब किए गए, वो महाराष्ट्री प्राकृत के कवायद मुरतब किए गए। इस ज़माने का बेशतर अदबी सरमाया इसी प्राकृत में मिलता है, ठीक। दूसरी जो क्या है कि दूसरी प्राकृत की दूसरी जो किस्म है वह क्या है, शोरसीनी प्राकृत। इसका मरकज़ शोरसीन यानी मथुरा का इलाका था, यानी कहाँ का, मथुरा का इलाका था। शोरसीनी क्या है कि शोरसीनी प्राकृत इसका मरकज़ क्या है, शोरसीन यानी मथुरा का इलाका था। संस्कृत के बाद आला तबके में अगर किसी प्राकृत का रिवाज था तो वह यही ज़बान थी, यानी क्या, शोरसीनी प्राकृत। अगर संस्कृत के बाद देखा जाए कि आला तबके में जिस ज़बान का सबसे ज़्यादा जिस प्राकृत का सबसे ज़्यादा रिवाज था, क्या है, वह यही ज़बान थी। कौन, शोरसीनी प्राकृत, जिस पर संस्कृत की गहरी छाप नज़र आती है। किस पे, शोरसीनी प्राकृत पर क्या है, संस्कृत की गहरी छाप भी नज़र आती है। तीसरी किस्म जो है वह है मगधी। तीसरी किस्म कौन सी है, मगधी, यानी अदबी प्राकृत या दूसरी प्राकृत की तीसरी किस्म कौन सी है, मगधी प्राकृत। यह पूरे मशरक़ी हिंदुस्तानियों की बोली थी। मगधी प्राकृत क्या है, ये पूरे मशरक़ी हिंदुस्तानियों की बोली थी। इसका मरकज़ मगध यानी जनूबी बिहार था। चूँकि ये आर्याओं के मरकज़ से दूर थी, इसलिए इस पर गैर आर्याई बोलियों का शदीद असर मिलता है। जनूबी बिहार की बात किया जाए तो ये क्या है, जहाँ पे आर्या आए थे उस मरकज़ से ये दूर पे था, तो जिसकी वजह से गैर आर्याओं की बोली क्या है कि उसका गहरा असर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए आर्या इस प्राकृत को हक़ारत की निगाह से भी देखते थे। ये भी पूछ सकता है कि आर्या किस प्राकृत को हक़ारत की नज़र से देखते थे, तो वह कौन थी, वह मगधी प्राकृत थी। कौन थी, मगधी प्राकृत। दूसरी प्राकृत की तीसरी किस्म जो है वह क्या है कि अर्ध मगधी। इसके लफ्ज़ी माने आधी मगधी के हैं। इसके लफ्ज़ी माने क्या है, आधी मगधी की है। इसका मकाम अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश था। क्या है, अर्ध मगधी का इसका मकाम क्या था, अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में अर्ध मगधी प्राकृत बोली जाती थी। ये तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम है। अर्ध मगधी क्या है, तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम प्राकृति क्या, अर्धमगधी प्राकृत मानी जाती है। इसमें अशोक की तालीमात का भी प्रचार हुआ है। कौन में, अर्धमगधी प्राकृत में। मगरबी हिंदुस्तानी इसे प्राच्या कहा करते थे। मगरबी हिंदुस्तानी इसे क्या कहते थे, प्राच्या के नाम से भी जानते थे, प्राच्या कहा भी करते थे। तो क्या किस तरीके से सवाल बन सकता है कि अर्धमगधी को और किस नाम से जाना जाता है, या प्राच्या किस प्राकृत को कहा जाता था, तो किसको, अर्धमगधी को क्या है, प्राच्या के नाम से भी जाना जाता था, या अर्धमगधी प्राकृत को प्राच्या भी कहा जाता था। ठीक, प्राच्या के तहत मगधी और अर्धमगधी दोनों आ जाती है, प्राच्या के तहत यानी मगधी भी आ जाती है और अर्धमगधी दोनों भी शामिल हो जाती है। गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने इस प्राकृत को अपनाया था। क्या है, अर्धमगधी को किसने अपनाया था, क्या है, गौतम बुद्ध जी ने, और महावीर जैन ने भी क्या है, अर्धमगधी को अपनाया था। पिशाची पांचवी जो किस्म है अदबी प्राकृत की या दूसरी प्राकृत की पांचवी जो किस्म है वह पिशाची है। कौन सी है, पिशाची। यह कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। यह पंजाब और कश्मीर के इलाके में पिशाची बोली जाती थी। दोस्तों, वसती हिंद आर्याई का जो तीसरा दौर माना जाता है वह क्या है, वह 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। यह दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। यह दौर किसका दौर कहलाता है, अपभ्रंश का दौर कहलाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्या है, वसती हिंद आर्याई का जो तीसरा दौर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जो माना जाता है, जो कि अपभ्रंश का दौर भी माना जाता है। फिर अपभ्रंश से ही क्या है, जदीद हिंद आर्याई ज़बान का इर्तिक़ा होता है। किससे, अपभ्रंश का। इस वीडियो को देखेंगे। जब तक कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की राय दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक
एक नई वीडियो के साथ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जब तक कि आप लोग इम्तिहान की तैयारी करते रहें और हमसे हमारे साथ जुड़े झारखंड पीजीटी की तैयारी के लिए। अल्लाह हाफिज़।